Hi guys, welcome to my YouTube channel Study Ship with Shruti 2. This is Shruti Sahu, educational content creator on YouTube, pursuing Math Honours from University of Delhi. And let's get started with our today's video. Let's get started with our today's session, which is going to be Kings, Farmers and Towns के लिए. तो ये चैप्टर मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. दिस इज पार्ट 2. पार्ट 1 के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लेना, आपको वहाँ मिल जाएगा. एंड द सिलेबस दैट वी आर कवरिंग इनटू आवर न्यू सीरीज इज एज पर द लेटेस्ट सिलेबस रिलीज बाय CBSE बोर्ड. सो लेट्स गो हियर. अभी हमने जब लास्ट सेशन किया था तो उसमें हमने अप टू ओके फाइन यहाँ तक कर लिया था. दैट वाज अच्छा, डिवाइन किंग्स तक हम कर चुके हैं. ठीक है, अब डिवाइन किंग तक हम कर चुके हैं. नाउ स्टार्ट विद दिस वन. यहाँ पे हमको कुछ टर्म्स का मीनिंग देखना है. जैसे कि सामंत वर्ड आपको आगे सुनने को मिल सकता है. सामंत क्या हुआ करते थे? सामंत वर बेसिकली मैन जिनका काम था अपने आप को रेगुलेट करना और मेंटेन करना थ्रू लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर द लैंड. दे ऑफर्ड होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू द रूलर्स. पावरफुल जो सामंत थे दे कुड ऑल्सो बिकम अ किंग्स. मतलब अ टाइप ऑफ अ पर्सन जिनके पास मतलब ज़मींदार टाइप मान समझ सकते हैं हम, जिनके पास खूब सारी लैंड हुआ करती थी. इनको मिलिट्री सपोर्ट देना होता था रूलर्स को. ठीक है, और कई तो सामंत इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे कि लेटर लोगों ने पावर ग्रैब करके राजा को ही हटा के खुद राजा बन गए. ठीक है, डिड यू नो? ओके, देयर इज़ वन ऑफ द फैक्ट विच इज़ गिवन. प्रयाग प्रशस्ति जो है जिसके बारे में मेंशन है, हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था. इसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं. ये कंपोज की गई थी इन संस्कृत बाय हरिहर सेन, द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त. तो ये है आपका प्रयाग प्रशस्ति. आप देख रहे हो ये पिलर, यहाँ पे जो है वो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है अबाउट दैट एम्पायर हियर. लेट्स सी अ चेंज इन कंट्री साइड पॉपुलर परसेप्शन किंग. हम इस टॉपिक में देखेंगे जो हमारा रूरल एरिया था उस वक्त का, वहाँ के लोग राजा के बारे में क्या सोचते थे. जस्ट लाइक व्हाट पीपल थिंक अबाउट मोदी जी. डोंट टेक इट सीरियसली. नाउ लेट्स सी हियर सब्जेक्ट्स थिंकिंग अबाउट देयर रूलर्स कंटेन इन एंथोलॉजी. जैसे कि हमको जातक एंड पंचतंत्र में मिलती है. अब चूँकि पंचतंत्र तो आपको पता ही होगा, आम कहानियाँ किस्से लोगों के, भाई उसी तरीके से जातक भी थी. जातक लेकिन ना पाली में लिखी गई थी अराउंड द मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलियनम BC. I am willing to know from you people, can you please tell me the meaning of first millennium CE? Like exactly about which period we are talking here? Just do let me in the comment section. एक स्टोरी है जो कि आपको जातक में मेंशन की जाती है. दैट इज गांधा तिंडू जातक. दिस इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ किंग एंड हिज सब्जेक्ट. स्पेशली जो रूरल पॉपुलेशन है वो कई बार स्ट्रेन्ड भी कर जाते थे, और ये स्ट्रेन जो है वो कहीं ना कहीं ड्यू टू डिमांडिंग हाई टैक्सेस एंड पीजेंट्स पर्टिकुलरली फाउंड डिमांड्स एंड ऑप्रेसिव. एक बार क्या होता है कि राजा अपना वेश बदल करके आम जनता के बीच में जाता है और पूछता है कि क्यों भैया बताना ज़रा यहाँ के मोदी जी का विकास कैसे चल रहा है, मतलब वहाँ के राजा का विकास कैसे चल रहा है. एंड पीपल यूज टू अब्यूज अ लॉट, और पीपल वर हैविंग अ काइंड ऑफ रिसेंटमेंट. क्यों? क्योंकि ना देखिए एक हायर अथॉरिटी है. जैसे कि आज हम मान लेते हैं, वी कैन टेक अ एग्जाम्पल ऑफ अ करेंट गवर्नमेंट. यहाँ पे मोदी जी हैं और ये आम लोग हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट किसी एवरी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं और कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती है, ये हमको एक्सेप्ट करनी होगी. कोई भी ना खराब काम नहीं करती है. ठीक है, काम सारे करते हैं, बस ये है कि काम करने का और ना करने का वजन कितना है. तो यहाँ पे मोदी जी हैं और यहाँ पे आम लोग हैं. अभी बीच के लोग अगर गड़बड़ कर जाते हैं, यहाँ से तो प्लान भैया अच्छे से पास हुआ, यहाँ पे बीच के लोग गड़बड़ कर जाते हैं तो क्या करें. तो ऐसे जब राजा वेश बदल के जाता है तो उसको पता चलता है कि भाई मेरे आदमी तो ज़बरदस्ती टैक्सेस ले रहे हैं. मतलब जब क्रॉप भी फेल हो जाए तो ये लोग कहाँ से देंगे टैक्स, तब भी लिया जा रहा है. सो दिस वॉज समथिंग दैट किंग गेट टू नो अबाउट देयर पीपल. नाउ वी नीड टू डिस्कस हियर स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग इंक्रीज प्रोडक्शन हियर. अभी प्रोडक्शन को बढ़ाना था. क्यों? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने का मेन रीज़न ये था क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना तो उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज वन ऑफ द सोर्स फॉर देम टू हैव द रेवेन्यू. सो डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर अडॉप्टेड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन हियर. एक तो स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी जिसमें शिफ्ट किया गया प्लाउ एग्रीकल्चर को. ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो फर्टाइल एलुवियल थी उसको ऐसे ऊपर नीचे करने में आसानी हुई. एंड रिवर वैली सच दोज ऑफ गंगा कावेरी फ्रॉम 6th century ऑल्सो हेल्प्ड.
आयरन टिप्ड प्लाउशेयर यूज़ किया गया टू टर्न एलुवियल सॉइल इन एरियाज जहाँ पे हाई रेनफॉल हुआ करता था। इंट्रोडक्शन होता है ट्रांसप्लांटेशन का। ट्रांसप्लांटेशन की वजह से पैडी का प्रोडक्शन बढ़ गया। आई एक्सप्लेन यू कि ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। और आयरन प्लाउशेयर लेड टू द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। दूसरी स्ट्रैटेजी इन लोगों ने जो अपनाई वो था इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज द यूज ऑफ इरीगेशन थ्रू वेल्स एंड टैंक्स। अब चूंकि इरीगेशन की प्रॉपर व्यवस्था की जाए तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली क्या था, एक ये ज़मीन है, यहाँ पे खूब अच्छा पानी वगैरह होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे बीज डालो और बीज डाल के ये पौधा बन गया। अब इस पौधे को जड़ समेत उखाड़ करके एक ऐसी जगह पे लगा दो जहाँ पे पानी की कमी है। तो अब ये जब ये पौधा लगेगा ना तो ये आराम से लग जाएगा। रादर अगर हम डायरेक्ट बीज इस कम पानी वाली जगह पे लगाते तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसको ग्रो करने में हो सकता है बहुत लेट भी करता। तो ये वाला मेथड कहलाता है आपका ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि देख रहे हैं आपने, इन्होंने प्लांट को ट्रांसप्लांट कर दिया यहाँ पे। फाइन, आगे देखते हैं स्ट्रैटेजीज इन रूरल सोसाइटी। आई मीन से डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। आई एम जस्ट रीडिंग स्ट्रैटेजीज इन रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी का जो हायरार्कियल सिस्टम है हम वो देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन तो बढ़ा था, लेकिन जो बेनिफिट्स है वो अनइवन रहे हमेशा की तरह, यानी कि कुछ कैटेगरीज को फ़ायदा हुआ और कुछ को नहीं। मान लेते हैं यहाँ पे लार्ज लैंड लॉर्ड्स एज वेल एज विलेज हेडमैन, these emerged as emerged figures or powerful figures and often exercised control over the cultivators. अर्ली जो तमिल लिटरेचर मिला यानी कि संगम टेक्स्ट, उसमें मेंशन है डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि लार्ज लैंड ओनर्स को और प्लाउमेंस को यहाँ पे उजावर बोलते हैं, स्लेव्स को आदिमाय बोलते हैं, एंड वेलाला इज नोन फॉर, जस्ट टेल मी द कमेंट सेक्शन है। ठीक है, गहापति की बात कर लेते हैं। गहापति इज अ टर्म ऑफन यूज इन द पाली, मतलब सेकेंड एंड जो थर्ड कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं ना उसके बारे में। वी नीड टू गो अहेड हियर। दिस इज टाइम टू रीड अबाउट द प्रभावती गुप्ता और लैंड ग्रांट्स एंड न्यू एलिट्स। क्या होता है कि हमको कई सारे लैंड ग्रांट्स की वो मिलते हैं एविडेंसेस, मतलब ज़मीन को दान में देना इन दैट वे। तो मैनी ऑफ विच रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन, और सम ऑफ दिस इंस्क्रिप्शंस वर नॉट स्टोन बट कई सारे जो है हमको कॉपर पे मिलते हैं। मतलब एक होता है ना कॉपर पे अपना मैसेज इनक्रिप्ट करवाना, और एक होता है स्टोन पे करवाना। जैसे कि आप कभी हिस्टोरिकल प्लेस गए होंगे तो आपने वहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा। इंस्क्रिप्शंस में वेरियस लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हुआ, संस्कृत, तमिल एंड तेलुगु एंड सच मोर लैंग्वेजेस हियर। प्रभावती गुप्ता डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। फर्स्टली इंस्क्रिप्शन जो हम बात कर रहे थे ना यहाँ पे, दिस इंडिकेट दैट कि शी हैड एक्सेस टू लैंड, मतलब उस वक्त महिलाओं को प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था, दे कैन नॉट हैव सच थिंग, बट बीइंग अ लेडी स्टिल शी हैड एक्सेस टू लैंड। हाउ? अकॉर्डिंग टू संस्कृत टेक्स्ट वी गेट टू नो कि वुमेन नॉट सपोज टू हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड हियर। इंस्क्रिप्शन also gave us rural population an idea about land, and there were regional variations in the sizes of land, donating ranging from small plots to a vast stretches of uncultivated, the rights given to donees here। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंस्क्रिप्शंस है हमको मिलते हैं वो हमको ये बताते हैं कि ज़मीनें दान में दी गई थी, किसी ने छोटी दी, किसी ने बड़ी ज़मीन दी, किसी ने कल्टिवेटेड दी तो किसी ने अनकल्टिवेटेड थी। और एक बार जब दान में कोई चीज़ दे दी गई है तो राइट्स किसके पास चले गए? ऑफकोर्स नॉट डोनर के पास, बल्कि डोनी के पास, मतलब जिसको डोनेट की है उसके पास। हिस्टोरियंस हैड बीन डिबेटेड अमंग देमसेल्फ ऑन इशू कि ये ज़मीनें क्यों दान में दी जा रही थी। यहाँ पे दो कारण है इसको समझने के लिए। पहला तो ये है, सम फील दैट कि जो ग्रांड की जा रही थी लैंड्स, this was a part of a strategy adopted by ruling lineages to extend agriculture to new areas. And second we have other feel that कि जो land grants है, these were indicative of weakening political power as kings were losing control over their सामंत। भैया सामंत हाथ से ना निकल जाए तो इनको ज़मीन देना एक this was one of the way for them, ताकि वो अपने weakening political power को वापस regain कर सके। It's time to read about the towns, trade and new cities here। मतलब कैसे टाउन्स एंड ट्रेड और नई सिटी इमर्ज हो रही थी, ट्रेड किस तरीके से शिफ्ट हो रहा था। 6th सेंचुरी BCE की बात है। अर्बन सेंटर स्टार्टेड टू इमर्ज, एंड कई सारे जो है वो कैपिटल थे महाजनपद के।
मेजर टाउन्स जो हमको मिले थे वो ज़्यादातर रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन पे ही थे ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो सके। जैसे कि हम बात कर लेते हैं पाटलिपुत्र, ये तो रिवरन रूट पर ही है। सच एज उज्जैनी की भी बात कर लेते हैं, दिस वॉज ऑल्सो वर अलॉन्ग लैंड रूट्स एंड एट अनदर पुहार एंड दीज वर ऑल्सो नियर द कोस्ट। तो अगर समुद्र किनारे हैं, नदी किनारे हैं, इसकी वजह से इनको लोकेशन का बड़ा एडवांटेज हुआ करता था यहाँ पे। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन वाले में हम पढ़ेंगे कि जो एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स हैं 2nd सेंचुरी BC के दौरान हमको मिलते हैं वोटिव इंस्क्रिप्शंस। मतलब कुछ सिटीज़ में हमको ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले जहाँ पे ऑक्यूपेशन भी मेंशन है अलॉन्ग विद द नेम। फॉर इंस्टेंस लेट्स कंसीडर वी आर स्टूडेंट कम्युनिटी, हमने डिसाइड किया कि भाई हमको ना एक लाइब्रेरी बनानी है। लाइब्रेरी के लिए हमने ज़मीन दान में दी, टुगेदर यू एंड मी सब मिलकर देते हैं। उसमें क्या करेंगे, हमारे नाम होंगे एज वेल एज ऑक्यूपेशन होगी। और समटाइम ये गिल्ड यही तो हो गया, वी बिलोंग टू स्टूडेंट गिल्ड, वी बिलोंग टू स्टूडेंट कम्युनिटी, कम्युनिटी इज कॉल्ड गिल्ड हियर। तो गिल्ड्स अलग अलग हुआ करते थे। क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा मेंशन है इनटू दिस इंस्क्रिप्शंस। लेकिन वोटिव इंस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया। वोटिव इंस्क्रिप्शन मतलब गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, और कैन से दैट कि लैंड ग्रांट्स वर मेड टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इनको बोला करते थे वोटिव यहाँ पे। नाउ द वेरी नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू हैव इज ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड कैसे होता है, अभी तो हम इनसाइड की बात कर रहे थे। देखिए 6th सेंचुरी की बात है, लैंड एंड बियॉन्ड जो रिवर रूट्स थे दिस क्रिस क्रॉस द सब कॉन्टिनेंट अलग अलग डायरेक्शंस में फैला हुआ था। जैसे कि सेंट्रल एशिया से लेके बियॉन्ड एंड ओवरसीज सारे, आप देख लीजिए ये है आपका इंडिया, ठीक है, उसकी शक्ल पे मत जाना, ये हो गया आपका वो अरब साइड का, और ये जो है वो आपका अफ्रीका टाइप लगा हुआ, बीच में समुद्र है, ये सेंट्रल एशिया है, ठीक है, इन दैट वे। तो यहाँ से लेके पूरा का पूरा यहाँ तक इतना ऐसे फैला हुआ था। सो वी सी सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड ओवरसीज जो पोर्ट थे दैट डोटेड द कोस्ट लाइन आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अरेबियन सी टू द ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। समझ रहे हो, अरेबियन सी यहाँ पे, अरेबियन सी टू ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया through the Bay of Bengal to the Southeast Asia and China here. Now those who traversed these routes indicated paddlers who probably traveled on foot and merchant seafarers whose ventures were risky but highly profitable. उस वक्त किसी व्यक्ति को पैसा लगाकर भेजना और बोलना कि भाई जाओ तो यहाँ पर देख कर आओ कि क्या है, दिस वॉज समथिंग जो रूलर्स किया करते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। एक तो थे पैडलर्स जो मतलब पैदल चल चल कर जाएंगे, एक थे सी फेयरर्स मतलब जो समुद्र के रास्ते से आएंगे अपना शिप वगैरह लेके एंड वेंचर करेंगे जगह को। तो जो लोग भी इनको स्पॉन्सर किया करते थे वो बड़े प्रॉफिट में रहेंगे अगर इन लोगों ने जगह खोज ली, ठीक है। गुड्स क्या ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे, यानी कि क्या हम एक्सपोर्ट किया करते थे, हम क्या करते थे, ग्रेन, क्लोथ्स, स्पाइसेस, सॉल्ट, मेटल, ओर, timber, medicines, these all were used to be transported across Arabian Sea to the Mediterranean Sea here. Next is going to be coins and kings and almost about to end the chapter. So exchanges were facilitated by the introduction of coinage. पंचमार्क coins जो है उनका इस्तेमाल होता है। फाइनली बार्टर सिस्टम से हम coins पर आए। अभी आपको ये ध्यान से देखना है, पंचमार्क कॉइन्स मतलब ऐसे प्रॉपर मशीन तो थी नहीं, एक सिक्का बनाया और इसे थप्पा लगा दिया तो ये ना चपटा टाइप हो जाया करता था, दैट इज पंचमार्क कॉइन्स है। ये सिल्वर एंड कॉपर की मिलते हैं 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स से, तो इनको मिंट किया गया था, यूज़ किया गया था। लेकिन जो फर्स्ट कॉइन हमको मिलता है जिसमें इमेज भी यूज़ की गई थी अलॉन्ग विद द नेम, ये इशू किए थे इंडो ग्रीक्स ने। फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स, अच्छा जहाँ पे फर्स्ट आएगा उसको याद करना है, फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड इन द 1st सेंचुरी CE by Kushansia. These were identical in weight with those issued by the Roman Emperor and the Parthian rulers of Iran. उस वक्त ईरान में जो रूलर्स थे उनको पार्थियन बोला करते थे और जो रोमन एम्पायर था उनको ऑफकोर्स वो रोमन एम्परर थे। ये कंटेम्प्ररी है हमारे इन सभी रूलर्स के। तो कहीं ना कहीं कुशान्स के जो सिक्कों का वजन था वो सिमिलर ही था रोमन एम्पायर में एंड पार्थियन रूलर के जो हमको एम्पायर के कॉइन्स मिलते हैं उनमें। वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ गोल्ड कॉइन्स हुआ करता था यहाँ पे, इंडिकेट दैट कि इनरमस वैल्यू थी ट्रांजैक्शन की दैट वाज टेकिंग प्लेस। मतलब सोने के सिक्के होने का मतलब क्या है, पैसा था। अभी आपके घर में कोई इंसान आए
तो आपके जो ग्लास एंड कप है उससे ही पता चल जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई कोई बाहर से आएगा तो हम अच्छे से एक्सक्लूसिवली निकालेंगे जो मम्मी हमको साल भर में 1-2 बार देखने को देती है, इन दैट वे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन हियर। सो ये देखो, ये है आपके पंचमार्क कॉइन्स और ये कुशांस वाले सिक्के हैं। आगे देखते हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द अदर थिंग्स हियर एंड विच इज़ ऑफ कोर्स आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ऐसे कई सारे कॉइन्स हमको मिले and these were issued by Yodhyas of Punjab and Haryana. Some were of most spectacular gold coins issued by remarkable for Gupta rulers for their purity. कुशांस फर्स्ट थे, ठीक है, कुशांस फर्स्ट थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू कराए, लेकिन गुप्ता रूलर्स के प्योरिटी के मामले में बेस्ट थे, मतलब कोई मिलावट नहीं थी, प्योर सोना था। 6th सेंचुरी सी के दौरान देखते हैं गोल्ड कॉइन्स टैपर ऑफ होने लगते हैं। ये किस लिए, हमने बताया था ईरान के जो रूलर्स है एंड जो हमारा रोम है वहाँ के रूलर्स हैं, ये कंटेम्प्रेरी है, तो हमारा ट्रेंड मेनली जो है वो रोमन एम्परर से था। अभी इस कंडीशन में विद द कोलैप्स ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है वो डिक्लाइन हो जाता है और कहीं ना कहीं उससे हमारी प्रोस्पेरिटी पर भी फ़र्क पड़ा, क्योंकि हमारा आधा बिजनेस तो उधर पे टिका हुआ था, ऐसा टका। अदर आर्ग्यूज दैट कि कई सारे टाउन्स नेटवर्क स्टार्ट हो रहे थे अराउंड दिस टाइम, तो इन सब की जो है वो इम्पोर्टेंस कम होती गई। इट्स टाइम टू रीड अबाउट बैक टू बेसिक्स, हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डेसिफर्ड। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्राह्मणी को डेसिफर कैसे किया गया। ज़्यादातर स्क्रिप्ट्स जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में जैसे कि मराठी, तमिल एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं उन वो ड्राइव की गई हैं किससे, ब्राह्मणी से। सो द स्क्रिप्ट यूज्ड इन मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन वाज द वन। यूरोपियन जो स्कॉलर्स थे दे वर एडेड बाय इंडियन पंडित्स इन डेसिफरिंग ब्राह्मणी हियर। ओनली आफ्टर डेकेड्स ऑफ पेन्सटेकिंग इन्वेस्टिगेशन, कई सारे एपिग्राफिस्ट्स लगे हुए थे, जो आपके जेम्स प्रिंसेप थे, he was able to decipher Brahmi in 1938. Now it's time to talk about the Kharoshthi here. So Indo-Greek kings who ruled over the area have facilitated matters. जैसे कि हम बात करते हैं जो नाम है अपोलोडोटस, ठीक है, यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं। Scholars who could read the former compared the letters in it. For instance, the symbol of A could be found in both the scripts for writing names such as एपोलोडोटस। तो नाम है एपोलोडोटस, इसको अगर हम लिखेंगे उस लैंग्वेज में वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भैया ये वाले नेम के लिए इन्होंने कौन कौन से साइंस यूज़ किए हैं। तो प्रिंसेप ने इस तरीके से आइडेंटिफाई किया द लैंग्वेज ऑफ करोस्टी इंस्क्रिप्शन बिकेम पॉसिबल टू रीड ओनली इंस्क्रिप्शंस एज वेल। तो ये सब कुछ जो है वो प्रिंस जेम्स की वजह से पॉसिबल हो पाया, जेम्स प्रिंसेप की वजह से पॉसिबल हो पाया। इनका नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि आगे हमको जेम्स प्रिंस भी मिलते हैं, ऐसा कुछ। हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, हमने क्या पता लगा पाया, देखिए हिस्टोरियंस ने एग्जाम किया सारे के सारे इंस्क्रिप्शंस को, वी गॉट टू नो कि इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, स्टाइल एंड ट्रेंड एंड पैलियोग्राफी ऑल्सो कैन से दिस कंक्लूडेड दैट दीज वर इशूड बाय सम रूलर्स देयर। गोइंग अहेड विद दिस वन वी कैन से दैट कि जो लिमिटेशन है इंस्क्रिप्शनल एविडेंस की वो है, डिस्पाइट हैविंग इतने सारे इंस्क्रिप्शन हम रेस्ट्रिक्टेड है, हमको सब नहीं पता चल सकता है हिस्ट्री के बारे में। क्यों? क्योंकि समटाइम्स देयर वर टेक्निकल लिमिटेशंस इनटू इट, लेटर्स जो है वो फेंटली इनक्रिव थे एंड दस रिकंस्ट्रक्शन जो है वो अनसर्टेन रहा। कई सारे इंस्क्रिप्शंस में तो हमको लेटर्स मिसिंग मिलते हैं, दीज आर ऑल्सो डैमेज्ड। It is not always to be sure about the exact meaning of the word used in inscription, but at least nearly तो पता कर ले। Although कई सारे inscriptions डेसिफर अभी तक हम नहीं कर पाए हैं, सिर्फ डिस्कवर हुए, डेसिफर नहीं हुए हैं, ठीक है। Another perhaps the more fundamental problem is कि हर बार जो इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है वो ज़रूरी तो नहीं है ना। फॉर इंस्टेंस, अच्छा मुझे ये बताइए, आप डेली डायरी अगर मेंटेन करेंगे, अपनी डेली डायरी और मंथली डायरी, कौन सी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी? आई एम श्योर दैट आपकी प्रोडक्टिव मंथली वाली होगी, बिकॉज आपको उसमें एक समराइज फॉर्म में अपना रूटीन पता होगा दैट व्हाट यू डिड इनटू लास्ट मंथ और अ वीक और अ ईयर, वट एवर यू कैन से। सो इन दिस हाउ these were the limitations of inscriptional evidence here. So actually we have ended up with this topic. We are going to cover it now the chapter 3, जो कि हम जल्दी करेंगे, ये part 2 है, इसके बाद फिर हम जो है हमारा part 3 ही करेंगे।
Until then just stay connected with me. आप मुझे Instagram पे मैसेज कर सकते हो अगर कोई डाउट है तो. ये है मेरा टेलीग्राम एंड दिस इज़ कृति साहू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. लेट्स मीट इन टू आवर नेक्स्ट सेशन. लेकिन अगर आपने मेरा YT चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना. दिस इज़ द वे टू सब्सक्राइब इट. दिस इज़ माई फर्स्ट चैनल स्टडीशिप विद कृति. So you can also get connect with me here. Until then, thank you so much for watching this. Let's meet into our next session. Until then, if you are going to have any kind of a doubt, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching this. Let's meet into our next session.